हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है उत्तरी भारत की नदियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ये टॉपिक हैं, ये ब्लू कलर में मैंने दिखाया, यहाँ पर एक हम कवर करा चुके हैं। और इस वीडियो का टॉपिक है उत्तरी भारत की नदियाँ। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जितने भी टॉपिक हैं हम आगे कंप्लीट कराएंगे। और इसके अलावा एक सीरीज और चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें भी इस टाइप के टॉपिक हैं वर्ल्ड से रिलेटेड। अगर आपके दिमाग में इनके अलावा कोई टॉपिक है तो आप उसे ही बताइए कमेंट करके, उन्हें भी हम इसमें जोड़कर उसे कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले देखिए हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कवर करा चुके हैं, इसमें हम उत्तरी भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा भारत है, ये दक्षिणी भारत है नीचे को, और ये है उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में देखिए 3 नदी तंत्र आते हैं। सिंधु नदी तंत्र, जो कि ये है, देखिए ये सिंधु नदी तंत्र है। और ये है गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र है। और इसके अलावा देखिए ऊपर है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इन तीनों नदी तंत्र की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसे जुड़ने के लिए दोस्तों टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कीजिए एसएससी एनग्रेव। ठीक है, इसे जुड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ के नोट्स मिलते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपको देने के मिल जाते हैं, और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं पूरा कोर्स आपको एक और से कंप्लीट कराया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए एसएससी के इतने सारे कोर्स मिल जाते हैं आपको 1 मंथ से लेकर 2 साल तक के लिए। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 12 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब 1 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 6,000 रुपये की आपकी फ़ीस पड़ती है। इसमें अगर दोस्तों आप मेरा कोड यूज़ करते हो SHAM अगर आप कोड यूज़ करते हो तो इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये फीस पड़ती है आपकी 5,400 रुपये ओनली। तो देखिए कितने सस्ते प्राइस में, ओनली 5,400 रुपये में आप 1 साल तक इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, 24 मंथ के लिए है, मतलब 2 साल के लिए है, तो आपकी 2 साल की फ़ीस है 7,200 रुपये। दोस्तों इसमें अगर आप ये कोड यूज़ करते हो SHAM, इसे अप्लाई करने के बाद इसकी फ़ीस पड़ती है 6,480 रुपये ओनली। तो देखिए यहाँ पर 2 साल तक के लिए आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था इस वीडियो का टॉपिक है उत्तरी भारत की नदियाँ। तो मैंने देखिए उत्तरी भारत में जो ब्लू कलर से नदियाँ दिखाई हैं, इन 3 नदी तंत्र की हम बात करेंगे। उत्तरी भारत में ये 3 नदी तंत्र आते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यह है सिंधु नदी तंत्र, मैंने अभी आपको बताया भी था। यह है गंगा नदी तंत्र, ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इन 3 नदी तंत्र की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इनका उद्गम। देखिए ये सतलुज नदी है, ये है सिंधु नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों का उद्गम यहाँ पर है मानसरोवर झील, इसी के पास से होता है। ठीक है, ये जो सतलुज नदी है दोस्तों, ये भारत से निकलकर जब पाकिस्तान में जाती है तो सिंधु नदी से यहाँ पर आकर मीठन कोट में आकर मिल जाती है। ठीक है, इससे पहले चेनाब नदी से मिलती है, ये चेनाब नदी है, इसके बाद ही मीठन कोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में सिंगी खब्बाब ग्लेशियर से। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगी खम्बाब ग्लेशियर से। ठीक है, ये ग्लेशियर है तिब्बत में, मतलब चीन में ये ग्लेशियर है, यहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम। इसके बाद दोस्तों ये भारत में एंटर करती है, भारत में लद्दाख में एंटर करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के दाएं तट पर है लेह। ये है दोस्तों लेह, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लेह है, जो कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों सियोक नदी आकर मिलती है, तो उसकी एक सहायक नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे मृत्यु की नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसे मृत्यु की नदी भी कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ। ये भी आप याद रखिए, लद्दाख में सियोक नदी को मृत्यु की नदी कहते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा ये कराकोरम रेंज है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है लद्दाख रेंज, ये लद्दाख रेंज है। तो आप याद रखिए लद्दाख और काराकोरम के बीच में कौन सी नदी है, सियोक नदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जास्कर है,
और ये पीर पंजाल है। तो इन रेंजों का भी आप याद रखिए, पर्वत श्रेणी को भी आप याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ सकते हैं कि लद्दाख और कराकोरम के बीच में कौन सी नदी है, सियोक नदी है, ठीक है। और यही पूछ सकते हैं कि लद्दाख के उत्तर में कौन सी नदी है, लद्दाख के दक्षिण में कौन सी नदी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनका आप याद रखिए ठीक से लोकेशन, ठीक है। इसके बाद ये भारत से निकलकर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में इससे चेनाब नदी आकर मिलती है मीठन कोट में। यहाँ मैं लिख देता हूँ मीठन कोट, ठीक है। यहाँ पर आकर चेनाब नदी भी इससे आकर मिल जाती है। इसके बाद ये पाकिस्तान से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों चेनाब नदी की, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये झेलम नदी है, इसके बाद ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी की बात करते हैं क्योंकि ये चेनाब नदी में आकर मिलती हैं दोनों, झेलम और रावी, ठीक है। तो देखिए चेनाब नदी यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, चेनाब नदी CH, ठीक है। तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में बड़ाला चाला दर्रे के पास से होता है। यहाँ पर बड़ाला चाला दर्रा है, इसी के पास से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर देखिए दो नदियाँ मिलती हैं, एक चंद्र और एक भागा। ये नीचे वाली चंद्र है और ऊपर वाली भागा है। तो ये दोनों नदी मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती हैं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिमालय के क्षेत्र में पूरे यहाँ पर चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा के मिलन से इस नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही भारत से निकलकर पाकिस्तान में एंटर करती है, उसी के बाद यहाँ पर आकर मीठन कोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम झेलम नदी को। ये झेलम नदी है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये झेलम नदी है, ठीक है। झेलम नदी यहाँ पर दोस्तों बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। ये इसका उद्गम स्थान है, इस यहाँ पर है बेरीनाग झरना, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है अनंतनाग और इसी के ऊपर है यहाँ पर श्रीनगर। तो अनंतनाग और श्रीनगर भी इसी के किनारे पर बसे हुए हैं। ये भी आप याद रखिए, किस नदी के किनारे पर, झेलम नदी के। तो ये सब फैक्चुअल डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक से आपको लोकेशन के साथ याद रखना है। अनंतनाग और श्रीनगर दोनों झेलम नदी के किनारे पर हैं। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों बूलर झील, ठीक है। बूलर झील का आपको पता होगा, पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये कहाँ पर है, झेलम नदी के किनारे पर है। देखिए इसका निर्माण पहले झेलम नदी से ही हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक गोखुर झील है। गोखुर झील कैसी होती है, देखिए अगर कोई नदी इस तरीके से बह रही होती है, इस तरीके से मोड़ लेती है, तो एक टाइम आता है, ये जो मोड़ लेती है यहाँ पर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर ये आपस में टच कर जाती है, तो ये सीधी बहने लगती है, ठीक है। अपना जो पहले वाला रास्ता है इसे छोड़ने के बाद ये सीधी बहने लगती है। तो ऐसे सीधी बहने लगती है तो एक जो पहले वाला रास्ता था इसका, वो इस तरीके से बन जाता है एक झील के रूप में। तो इसे हम कहते हैं गोखुर झील, नदी इसके बराबर में बह रही होती है। तो ये ऐसी ही एक झील है बूलर झील, जो कि एक गोखुर झील है और पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये तीनों चीज़ें हैं इसमें आपको याद रखनी है, अनंतनाग, श्रीनगर और बूलर झील। इसके बाद ये भी देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और यहाँ पर देखिए ये चेनाब नदी से मिल जाती है। यहाँ पर देखिए इसके बाद ये लास्ट में जाकर सिंधु नदी से मीठन कोट में जाकर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं रावी नदी की। देखिए ये रावी नदी है, ठीक है, ये रावी नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी का उद्गम होता है और ये भी चेनाब नदी में आकर मिल जाती है बाद में पाकिस्तान में जाकर। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सतलुज नदी, ये सतलुज नदी है और इसी से ऊपर ये जो नदी है ये है ब्यास नदी, ठीक है। ये ब्यास नदी है और ये है सतलुज नदी। ब्यास नदी छोटी सी नदी है, ये भी सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ पर हरी के नाम की जगह है, तो यहाँ पर आकर मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए सतलुज नदी की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से तीनों नदियों का उद्गम होता है, जिसमें कि एक है सतलुज नदी। तो यहाँ पर है एक राकसताल झील, राकसताल झील से इसका उद्गम होता है यहाँ पर तिब्बत में। और देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से एंटर करती है। याद रखिए सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ से एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, ये आप याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। तो इस जब ये बांध बनाया था, इस बांध बनाने के कारण यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ था, गोविंद सागर झील, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। कौन सी है, गोविंद सागर। कहाँ पर है, सतलुज नदी पर, ठीक है। तो ये सब बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से एंटर करती है। इसके बाद यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है, जिसके कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद देखिए दोस्तों पंजाब में एक हरी के नाम की जगह है,
यहाँ पर हरिके नाम की जगह पर हरिके बांध बनाया गया था, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली थी। राजस्थान में रेगिस्तान जैसे इलाके में ये नहर है, तो काफ़ी फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है ये नहर यहाँ पर राजस्थान में। तो ये नदी, इसी नहर को भी आप याद रखिए, इंदिरा गांधी नहर पूरे भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद दोस्तों ये भी पाकिस्तान में एंटर करके मीठन कोर्ट में सिंधु नदी से मिल जाती है, और उसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दोआब के बारे में और बता देता हूँ। दोआब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। दोआब कहते किसे हैं दोस्तों? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक दोआब जैसे कि ये है, ये दोआब है क्योंकि ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, एक सिंधु नदी और एक झेलम नदी। इसके बाद झेलम और रावी, इसके बाद देखिए यहाँ पर झेलम और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र ये है, ये भी एक दोआब है। इनके नाम है जो आपको याद रखने हैं, नाम काफ़ी इजी है, इन्हीं के नाम से हैं। इसके बाद देखिए रावी और चेनाब नदी के बीच में ये दोआब है, ठीक है। इसके बाद रावी और ब्यास, ये ब्यास नदी है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्यास नदी जो है ये वाली, इस इन दोनों के बीच में है एक दोआब। और एक दोआब है दोस्तों सतलुज और रावी नदी के बीच में। ये दोआब आपको याद रखने हैं। देखिए कैसे याद रखने हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है इनकी। ट्रिक कुछ नहीं है, इन्हीं के नाम के जो शुरू वाले अक्षर हैं उसी से इनके नाम पड़े हैं। सबसे पहले तो देखिए ये वाला जो दोआब है, ये तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से आप याद रखिए सिंधु सागर दोआब, ठीक है, सिंधु सागर दोआब। तो इसका नाम तो देखिए सिंधु के नाम से ही है। इसके बाद देखिए झेलम और चेनाब के बीच का दोआब जो है ये वाला, इसका क्या नाम है दोस्तों? चाज। चाज क्यों है? देखिए चेनाब का तो चा लिया गया है यहाँ पर, और झेलम का झा, तो चाज इसका नाम है, ठीक है। चाज दोआब इसका नाम है, याद रखिए इसे। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये रावी नदी और ये ऊपर है चेनाब, तो इसका नाम है रचना। इसका देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रचना, ये है रचना दोआब। रावी का रा लिया गया है, चेनाब का चा और ना लिया गया है, चेनाब, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का दोआब कौन सा है? रचना दोआब। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है और ऊपर है चेनाब। तो ब्यास और चेनाब के बीच का दोआब क्या है? ब्यास का यहाँ पर वा लिया गया है, और रावी का, ऊपर रावी है, रावी का रा लिया गया है, तो बारी दोआब हो गया ये। इसके बाद देखिए एक दोआब और बचा है सतलुज और ब्यास के बीच का। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ बीस्ट दोआब। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर बीस्ट दोआब, ठीक है, बीस्ट दोआब है। सतलुज, सतलुज और रावी के बीच का, सॉरी सतलुज और ब्यास के बीच का दोआब कौन सा है? बीस्ट दोआब। तो ये दोआब है, काफ़ी आसान है इन्हें याद करना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको हो सकता है ठीक से समझ में नहीं आए, तो आप एक ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें ठीक से आप अपने हिसाब से लिखिए, ठीक है, जो कि आप बाद में भी आप उसे रिवाइज कर सकें। तो ये था सिंधु नदी तंत्र, हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें देखिए जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए उसे। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। देखिए दोस्तों यहाँ पर है ये वाली नदी जो है, ये वाली, ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर मानसरोवर झील है, इसी के पास से ये है सिंधु नदी जो ऊपर चल रही है, ये सतलुज नदी, मैंने अभी आपको बताया था, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। मानसरोवर झील के पास में यहाँ पर ग्लेशियर है एक, चेमा युंगडुंग, ठीक है। जैसे चीन में नाम होते हैं ऐसे ही यहाँ पर नाम है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए दोस्तों तिब्बत में कहते हैं सांगपो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा जाता है सांगपो, ठीक है। तो यह है सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही कहते हैं तिब्बत में सांगपो, मतलब चीन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हिमालय है, नीचे आपको पता होगा ये सब हिमालय, हिमालय के समांतर लगभग ये 1100 किलोमीटर तक बहती है। यहाँ पर समांतर समांतर ये 1100 किलोमीटर तक बहती है। और हिमालय का सबसे पूर्वी एक चोटी है यहाँ पर, वो क्या है? नामचा बरवा। मैं ये भी लिख देता हूँ, देखिए दोस्तों, नामचा बरवा। यहाँ पर एक चोटी है, यहाँ से ये यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से यू टर्न लेती है, ठीक है। यू टर्न लेने के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, कौन सी दर्रे से? यांग याप दर्रे से,
यहाँ पर यांगयाप दर्रा है, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे हम कहते हैं दिहांग रिवर। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिहांग के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये सब बातें दोस्तों आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है इनसे। इसके बाद दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ये यांगयाप दर्रे से एंटर करती है। ठीक है, इसके बाद असम में इससे लोहित नदी आकर मिलती है, ये भी एक इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर लोहित नदी आकर इसे मिलती है, जो कि यहाँ पर देखिए पूर्वी तिब्बत से इसका उद्गम होता है लोहित नदी का, और भारत में एंटर करते हुए ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक पुल है, सबसे बड़ा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल। ठीक है, उसका क्या है, ढोला सदिया नाम, ढोला सादिया नाम। ठीक है, ढोला सदिया पुल है, जिसका वर्तमान नाम मतलब नाम बदलकर इसका कर दिया था भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। तो ये दोनों नाम याद रखिए, दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल। ये किस नदी पर है, लोहित नदी पर है। कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो असम में लोहित नदी यहाँ पर आकर इससे मिलती है, इससे पहले यहाँ पर ढोला सदिया पुल है। इसके बाद दोस्तों ये आगे बहती है, असम में ही एक द्वीप है यहाँ पर, नदी द्वीप। कौन सा द्वीप है वो, ठीक है, माजुली नदी द्वीप है, कि एक जिला है, इसके बीच में जो द्वीप है एक जिला बना दिया गया है, तो ये एक जिला है। और यहीं पर एक दोस्तों एक नदी मिलती है सुबनसिरी आकर, ये जो नदी है ये सुबनसिरी है, इसे भी आप याद रखिए। तो ये जो द्वीप है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदियों के बीच में द्वीप होता है, उसे नदी द्वीप कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप होने के कारण 2016 में इसका गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। और ये भारत का पहला आइलैंड जिला है, पहला आइलैंड जिला, मतलब आइलैंड पर एक पहला ये जिला है, इसके अलावा और कोई जिला नहीं है। इसके बाद एक यहाँ पर धनसिरी आकर मिलती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हैं उसे। धनसिरी आकर मिलती है, इससे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये सुबनसिरी है, फिर इसके बाद धनसिरी आ गई यहाँ पर। इसके बाद देखिए दोस्तों ये है मानस रिवर, इसी की सहायक नदी है ये मानस रिवर, ये आकर इससे मिलती है। ये सब सहायक नदी आप इसे याद रखिए, यहाँ पर इनका क्रम याद रखिए। पहले कौन सी थी, धनसिरी, ये दाएं ओर से मिल रही है, फिर मानस, फिर इसके बाद देखिए तिस्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, असम में एक धुबरी नाम की जगह है यहाँ पर, यहाँ से निकलकर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। उसी के बाद देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में तिस्ता नदी आकर इसे मिलती है। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिक्किम से होता है। सिक्किम के देखिए यहाँ पर पूरब में भूटान है, और देखिए पश्चिम में यहाँ पर नेपाल है, और ऊपर है यहाँ पर चीन। तो ये है सिक्किम, सिक्किम से इसका उद्गम होता है यहाँ से, और यहाँ पर बांग्लादेश में आकर इससे ये मिल जाती है। और बांग्लादेश में इसे हम कहते हैं जमुना नदी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, गंगा नदी आकर इससे मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, मतलब पद्मा आकर यहाँ पर बांग्लादेश में इससे मिलती है। इसके बाद यहाँ पर इससे मेघना भी आकर मिलती है, ये मेघना है। मेघना को यहाँ पर बराक नदी कहते हैं, बराक, ये आर है, BARAK, बराक नदी कहते हैं। और यहाँ पर इसे हम कहते हैं मेघना। जब इसे मेघना मिल जाती है तो इसके बाद ये कहलाती है मेघना रिवर। तो आप देख सकते हैं ये कितने नामों से जानी जाती है। तिब्बत में हम इसे क्या कह रहे थे, सांगपो। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी तो इसे क्या कह रहे थे हम, दिहांग रिवर। इसके बाद हम असम में तो हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते ही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसे जमुना नदी कह रहे हैं बांग्लादेश में। और इसके बाद जब ये इन सभी नदियों से मिल जाती है, मेघना से और गंगा नदी से, इसके बाद हम इसे कह रहे हैं मेघना रिवर। तो देखिए यहाँ पर कितने नामों से जानी जाती है, तो इसे बिल्कुल आप ठीक से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 3 देशों से निकलकर, कहाँ कहाँ से, चीन से, फिर भारत से, फिर बांग्लादेश से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई, मतलब गंगा और जब ये सब नदी मिलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना वगैरह, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है ये। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सब पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सा है, तो ऑप्शन में आप लगा सकते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है ये, मतलब नदी तंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, फिर ये यूपी में एंटर करती है। यूपी में इससे एक सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी यमुना, यूपी में प्रयागराज में आकर मिलती है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बिहार है, बिहार में एंटर करती है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का आता है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। उसके बाद यहाँ से निकल कर, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसकी एक वितरिका निकलती है, मतलब इसे दो भागों में डिवाइड होती है। तो एक ये छोटी वाली वितरिका जो है इसकी, इसे हम कहते हैं हुगली। कलकत्ता भी इसी नदी किनारे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हुगली नदी इससे अलग हो जाती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया था, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में इसका उद्गम हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये है अलकनंदा, ये वाली नदी है अलकनंदा, और इससे ऊपर ये है भागीरथी, ठीक है। और यहीं पर इसकी एक सहायक नदी जो निकलती है यमुना, यहाँ पर है यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो यहाँ पर जहाँ से देखिए इसका उद्गम होता है, यहाँ पर पंचप्रयाग हैं। पंचप्रयाग हैं, यहाँ पर छोटी छोटी नदी आकर मिलती हैं, और उन 5 प्रयाग हैं जिनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी, जैसे कि ये अलकनंदा है और ये है भागीरथी, ये देव प्रयाग में आकर इसका निर्माण करती हैं। तो इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले इससे मिलती है धौली गंगा, ये धौली गंगा है। तो जहाँ पर ये इससे मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, याद रखिए इसे। धौली गंगा अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है ये है यहाँ पर विष्णु प्रयाग। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंदाग्नि मिलती है, यहाँ पर देखिए नंदाग्नि नदी जहाँ पर मिलती है इसे हम कहते हैं नंद प्रयाग, इसी के नाम से है, कोई दिक्कत नहीं है इसे याद करने में। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिंडार गंगा है। पिंडार गंगा कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। प्रयाग क्यों कह रहे हैं? देखिए जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उसे हम प्रयाग कहते हैं। जैसे कि प्रयागराज है, यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज में, तो वो भी प्रयाग है ये। तो यहाँ पर ये प्रयाग है कर्णप्रयाग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यहाँ पर देख सकते हैं दाईं ओर से एक नदी आती है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकल रही थी, तो ये केदारनाथ से निकलकर मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में इससे मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक नदी यहाँ पर भागीरथी आती है, मैंने आपको बताया था भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। इसलिए हम कहते हैं ना गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। तो यही भागीरथी है वो। तो यहाँ पर आकर ये देव प्रयाग में आकर इसका निर्माण करते हैं गंगा नदी का। तो ये पंच प्रयाग हैं, कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर जाते हैं गंगा नदी तंत्र पर, ठीक है। ये दोस्तों अलकनंदा है, बद्रीनाथ से इसका उद्गम होता है। यह है भागीरथी, गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर ये देव प्रयाग में आकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार में आकर ये मैदानी भाग में आ जाती है गंगा नदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पर आती है, तो ऑप्शन दे देंगे उसमें, ठीक है। तो कहाँ पर आती है? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आकर ये मैदानी भाग में आ जाती है। इसके बाद इसकी देखिए सहायक नदियां हैं कुछ जो इससे आकर मिलती हैं। तो हम पहले बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की, ठीक है। दाईं ओर से मतलब दक्षिण की ओर से। तो जिस देखिए इसकी नदी के डायरेक्शन के क्रम में ही हम कहते हैं कि दायां है या इसका बायां है। तो अगर ये इधर को बह रही है तो इसका दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी थी, ये ब्रह्मपुत्र नदी थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, तो इसका दायां ये वाला था, ये दायां था, और ये नीचे का बायां था, ठीक है। तो गंगा नदी का दायां जो है वो इसका दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं मतलब इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर से मिलती है, मतलब दाईं ओर से मिलती है, और इसका उद्गम होता है हिमालय से। बाकी जितनी भी नदी हैं जिनका हिमालय से उद्गम होता है इसकी सहायक नदियों में, वो सब कहाँ से मिलती हैं? बाईं ओर से, ठीक है, मतलब उत्तर की ओर से मिलती हैं। तो आप इसे याद रखिए, यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय के क्षेत्र से होता है, और वो दाईं ओर से मिलती है गंगा नदी में। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। यहाँ पर प्रयागराज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक नदी और है, काली नदी। यहाँ पर काली नदी और है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि दाईं ओर से सबसे पहले गंगा नदी से मिलती है? तो वो कौन सी नदी है? काली नदी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम, जैसे ऑप्शन में देंगे। तो ये देखिए उत्तराखंड में यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही थी, इसके बाद प्रयागराज में मिल रही थी। तो यहाँ पर 4 नदी यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ हैं। देखिए यहाँ पर ये चंबल है, चंबल नदी यमुना नदी में यहाँ पर आकर मिल रही है। इसके बाद सिंध है, इसके बाद बेतवा नदी है, ये मिल रही है यहाँ पर। इसके बाद है केन नदी। तो इन चारों नदियों को आप ठीक से याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से।
यहाँ से अभी जो पिछला पीसीएस का एग्जाम हुआ यूपी पीसीएस का, उसमें इनका क्रम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इनका क्रम भी बिल्कुल ठीक से आप याद रखना है। आप 2-4 बार पढ़िए इसे, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनके अलावा देखिए पहली 4 नदियां जो हैं ये तो यमुना नदी में मिलती हैं। इसके अलावा देखिए 2 नदियां और हैं, ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती हैं। टोन, ये टोन नदी है, और ये सोन, टोन्स भी कहते हैं, टोन्स या सोन। तो ये देखिए 6 नदियां हैं, चंबल सिंध बेतवा केन टोन सोन। इन 4-5-6 को सबको बिल्कुल ठीक से आप याद रखिए, चंबल सिंध बेतवा केन टोन सोन। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यमुना नदी में ये चारों नदी मिल रही थी, और देखिए यहाँ पर प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल रही थी। प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, तो इसके बाद 2 नदियां और इसकी सहायक नदी मिलती हैं गंगा नदी की, टोंस और सोन। सोन के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पर सोनभद्र है, यूपी का एक जिला सोनभद्र, जहाँ पर रिहंद बांध है। सोन नदी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी पर मतलब रिहंद नदी पर ही एक रिहंद बांध है, जिसके कारण मतलब रिहंद बांध के कारण यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ। ये भी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? यूपी में है। तो इसके बाद देखिए टोन्स, इसके बाद भी देखिए यहाँ पर सोन नदी ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद देखिए ये इसकी एक सहायक नदी नहीं है, ये एक इसकी वितरिका है, इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से ये अलग हो जाती है इससे। ये है हुगली, यहाँ लिख देता हूँ मैं हुगली, और हुगली नदी के किनारे पर ही यहाँ पर कलकत्ता है। ठीक है, यहाँ कलकत्ता है, कलकत्ता एक बंदरगाह है। तो ये एक नदीय बंदरगाह है यहाँ पर कलकत्ता, क्योंकि एक नदी के किनारे पर, यहाँ पर नदी है हुगली, काफ़ी चौड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर एक बंदरगाह है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदीय बंदरगाह है, तो कौन सा है? कलकत्ता। ठीक है, ये कलकत्ता है, इसके बाएं तट पर है, क्योंकि इस नदी की डायरेक्शन ये है, नीचे को डायरेक्शन है तो इसका बायां इधर होगा, तो ये बाएं तट पर है कलकत्ता। और ये समुद्र तट से, यहाँ पर समुद्र तट से लगभग 203 किलोमीटर अंदर है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद ये रखना है कि ये हुगली नदी के किनारे पर है, बाएं तट पर। ठीक है, और इसके बाद तो बांग्लादेश में एंटर कर ही जाती है ये। तो यहाँ पर देखिए आपको ये मैंने आपको बताया था दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 5 राज्यों से होकर, भारत के 5 राज्यों से होकर बांग्लादेश में एंटर करती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर उत्तराखंड से इसका उद्गम हो रहा था, तो उत्तराखंड हो गया, उसके बाद यूपी। ठीक है, उसके बाद यूपी, उसके बाद यहाँ पर देखिए बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, उसके बाद नीचे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब हम बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बाईं ओर से प्रमुख नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ, उनमें से अधिकतर सब नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय के क्षेत्र से, हिमालय से। एक नदी ऐसी है गोमती नदी, जिसका उद्गम यहाँ पर यूपी के पीलीभीत जिले से होता है, मतलब मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम मैदानी भाग से होता है? तो किसका उद्गम होता है? गोमती नदी का। तो सबसे पहले तो आप इनकी नदियां ही याद करिए कि इसकी सहायक नदियां बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी हैं, इनका क्रम ठीक से याद करिए। तो यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों रामगंगा। रामगंगा सबसे पहले आकर इससे मिलती है प्रमुख नदियों में, छोटी छोटी नदियों की बात नहीं कर रहे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी है गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा। इसके बाद है गोमती नदी। ठीक है, ये गोमती नदी है, आप अपने नोट में ठीक से लिख लीजिए। तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, कहाँ से? पीलीभीत से। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ भी इसी नदी के किनारे पर है, यहाँ पर है लगभग। ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे पर ही लखनऊ बसा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों घाघरा नदी आकर मिलती है इससे। ठीक है, इसके बाद गंडक, इसके बाद कोसी, इसके बाद एक छोटी सी नदी और है यहाँ पर महानंदा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी की सबसे अंतिम बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, इसे फिर भी याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम आप बिल्कुल ठीक से याद कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक है तो आप उससे याद करिए, वरना आप बिल्कुल ठीक से आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो बिना ट्रिक के भी आपको याद हो जाएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर लास्ट में महानंदा। इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में इसे हम कहते हैं पद्मा। तो यहाँ पर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बिल्कुल ठीक से। तो यहाँ पर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है।
ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकर ये बांग्लादेश में ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहाँ से ये पद्मा मतलब गंगा यहाँ पर आकर ये मिल जाती है और इसके आगे जाकर यहाँ पर इससे मेघना नदी मिल जाती है और यहाँ पर हम इसे कहते हैं मेघना रिवर। मतलब गंगा नदी जब लास्ट में गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो इसे हम क्या कहते हैं, मेघना रिवर। लास्ट में ये मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर गिरकर मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा जो है ये वाला, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। तो ये सब बातें दोस्तों आप बिल्कुल ठीक से याद रखिए। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर देते हैं, बैक जाते हैं थोड़ा सा। ये था देखिए, तो थोड़ा सा मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मतलब चीन से, फिर भारत में जाती है, उसके बाद ये पाकिस्तान से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। मतलब 3 देशों में बह रही है, चीन, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन, भारत और बांग्लादेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी 3 देशों में बह रही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और क्रम भी पूछ लिया जाता है इनका, पहले चीन में, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद जो गंगा नदी है ये तो भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं हम। आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है दोस्तों टेस्ट। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ठीक से देखिए। अगर आपने वीडियो बिल्कुल ठीक से देखी है तो इनका क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से आप दे देंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बताइए दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से, ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बना रही थी? गंगा और ब्रह्मपुत्र, कोई डाउट नहीं है इसमें, ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? याद करिए क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, देवप्रयाग में, ठीक है। जो पंच प्रयाग बताए थे ना मैंने आपको, बिल्कुल ठीक से उन्हें याद कर लीजिए। तो इनका ये कहाँ पर मिलती है दोनों, अलकनंदा और भागीरथी? देवप्रयाग में। अलकनंदा कहाँ से निकल लेती है? बद्रीनाथ से। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और भागीरथी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री से, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाहा नदी। सबसे बड़ी वाहा नदी का मतलब है कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो कौन सा बताया था मैंने आपको? गंगा नदी तंत्र, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर इसे 4 नदी आकर मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो देखिए यहाँ पर बेतवा भी मिल रही है, केन भी मिल रही है, चंबल भी मिल रही है। रामगंगा यहाँ पर गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ये गंगा नदी से मिलती है, ना कि यमुना नदी से, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ के पश्चिम में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। तो कुल मिलाकर बंदरपूंछ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह, मतलब जिन नदियों का स्रोत है या जिस नदी का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का भी होता है, सतलुज का भी होता है, सिंधु का भी होता है। मैंने आपको बताया था इन तीनों नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब 8वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तिब्बत में ये किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है ये, सांगपो, ठीक है। पी यहाँ पर साइलेंट होता है। तो ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, मतलब चीन में। 9वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सबसे पहले तिब्बत में मतलब चीन में, इसके बाद भारत में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो ये देखिए इसका राइट आंसर कौन से है इसमें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में, भारत, फिर बांग्लादेश। तो मैंने आपको बताया था इन नदियों का क्रम, मतलब किन किन देश से निकल कर जाती है, बिल्कुल ठीक से आप ये याद रखिए। और गंगा नदी तंत्र में आप ये याद रखिए कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और बाकी जो नदी हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनका ये याद रखिए कि किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। 10वां क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। बहुत आसान है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप कमेंट करके। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी वीडियो बनाएं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।